अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के लोकतंत्र की असली नींव हिल रही है और इसका कारण कोई विदेशी दुश्मन नहीं बल्कि हमारा अपना चुनावी सिस्टम है। ऐसे नेता चुनाव लड़ रहे हैं जिन पर संगीन अपराधों के मामले लंबित हैं, राजनीतिक चंदा गुप्त रखा जा रहा है और फर्जी वोटर की लिस्ट बनाई जा रही है, या फिर जो एलिजिबल वोटर हैं, जो वैध वोटर हैं, उनके नाम चुपके से हटा दिए जा रहे हैं, जैसे आरोप भी लोकसभा में विपक्ष के नेता ने लगाए हैं। और मुफ्तखोरी से वोट खरीदे जा रहे हैं और इनमें से बहुत कुछ आज भी कानूनी है। अगर चुनाव लोकतंत्र की धड़कन है तो हमारी धड़कन अनियमित है और मरीज खतरे में है। आज हम आपको बताएंगे भारत को अभी तुरंत जिन मुख्य चुनाव सुधारों की आवश्यकता है वो सभी बताएंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ, संवैधानिक प्रावधानों के साथ और चुनाव आयोग व विधि आयोगों की सिफारिशों के साथ सब कुछ बताया जाएगा। वीडियो के अंत तक बना रहिएगा ताकि आप समझ जाएंगे कि यह सुधार केवल राजनीति की बात नहीं है बल्कि कानून के शासन को बचाने की भी लड़ाई है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी दुनिया के अंदर सराही जाती है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है और हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। लेकिन इसमें कई छेद भी हैं, खामियां भी हैं, जैसे राजनीति का अपराधीकरण, गैर पारदर्शी फंडिंग, फर्जी मतदाता सूचियां और मुफ्तखोरी से वोट खरीदना, चुनावी नियमों का कमजोर अनुपालन जैसे खतरे पैदा हो रहे हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, संविधान का अनुच्छेद 324 और सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले हमें एक मजबूती का कानूनी आधार दे तो रहे हैं, लेकिन अभी भी सुधार पूरे नहीं हुए हैं, गुंजाइश बाकी है। तो जनता का, अगर वो सुधार नहीं हुए तो जनता का विश्वास टूट जाएगा। आइए इसे 5 सबसे जरूरी चुनाव सुधारों में बांटकर समझते हैं। तो जो सबसे पहला चुनावी सुधार है जो हमें करना है वो ये करना है कि अपराधी नेताओं पर सजा से पहले ही रोक लगानी चाहिए चुनाव के लिए। मगर यहां पर एक समस्या भी है और वो समस्या क्या है कि आज जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है उसकी धारा 8 के तहत किसी व्यक्ति को केवल सजा होने के बाद ही चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है और अपीलें खत्म होने तक वो चुनाव लड़ सकता है। मतलब हत्या या बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों वाले लोग भी दशकों तक चुनाव लड़ते रहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के अगर रुख की बात करें तो पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2018 सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से आग्रह किया था कि गंभीर अपराधी जैसे कि 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले में चार्जशीट दाखिल होते ही उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाए। लेकिन अब तक सांसद और हमारे संसद ने इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया है। और ये जो सुधार है ये जरूरी क्यों है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। 2019 में 40% से अधिक सांसद आपराधिक मामलों का सामना कर रहे थे। एडीआर के डेटा के हिसाब से, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के डेटा के हिसाब से अपराधी उम्मीदवार लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। और तो इसलिए हमें इस कमियों को, इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या सुधारना चाहिए, उसको भी समझना जरूरी है। इसमें पहला, धारा 8 जो है किसका, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में संशोधन कर चार्जशीट आधारित अयोग्यता को लाना चाहिए। दूसरा, राजनीतिक मामलों की सुनवाई के लिए 6 महीने में निपटारा करने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हमें बनाने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर किसी पर गंभीर आरोप का चार्जशीट दर्ज हो जाए तो क्या उसे तुरंत चुनाव से लड़ने से रोक देना चाहिए या नहीं, या फिर उसे तभी रोकना चाहिए जब दोष सिद्ध हो जाए, मतलब सजा मिल जाए? आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे चुनावी सुधार की तरफ और वो है राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को लेकर।
यहां पर समस्या क्या है? समस्या यह है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी 2018 में आई थी, जिसमें गुमनाम राजनीतिक चंदा संभव किया था, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है मार्च 2024 में। उसके ऊपर हमने डिटेल सेशन भी इस चैनल पर बनाया है, आप देख लीजिएगा, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो समस्या की बात करें तो समस्या यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 ने गुमनाम राजनीतिक चंदे को संभव किया था भारत के लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मगर मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ में इसे अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड 1, जिसे हम सूचना का अधिकार कहते हैं, उसका उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया। और अभी क्या जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ही रद्द किया गया है, मगर जो पूरी जो राजनीतिक पार्टियों की जो फंडिंग है उसमें पूर्णतया पारदर्शिता नहीं आई है। उसमें क्या कदम और उठाने की जरूरत है? वो ये है कि पहला, गुमनाम दान से कॉरपोरेट दबाव छिप जाता है, यह दिक्कत करता है। दूसरा, सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार का खतरा बढ़ सकता है। तीसरा, सरकार को नहीं पता कि कौन किसको, जनता को नहीं पता कि किसको कौन फंड कर रहा है। जनता को नहीं पता, सरकार को सब पता है, जनता को नहीं पता। और सुधार क्या होना चाहिए? 100% दाता खुलासा अनिवार्य होना चाहिए राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। दूसरा, कॉरपोरेट दान की अधिकतम सीमा तय की जानी चाहिए। तीसरा, राजनीतिक दलों को फंडिंग के मामले में आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, जो अभी नहीं है। राजनीतिक दलों को फंडिंग के मामले में आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। ध्यान दीजिए, पारदर्शिता सिर्फ पैसों का स्रोत जानने के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई पार्टी बिना जनता की नजर में आए कहीं सत्ता तो नहीं खरीद रही। तो चलिए अब तीसरे सुधार की बात कर रहे हैं जो बहुत जरूरी है चुनावों को लेकर। वो है स्वतंत्र और सशक्त चुनाव आयोग। बहुत डिस्कशन आज की तारीख में चला हुआ है, विपक्षी पार्टियों का पूरा प्रदर्शन चल रहा है इसी के ऊपर। और ये क्यों जरूरी है सशक्त और स्वतंत्र चुनाव आयोग, इसको भी समझने से पहले हमें समस्या को देखना होगा। और समस्या क्या है? अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, जो सरकार की सलाह पर आधारित होती है। इससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का सुधारों को लेकर क्या रुख रहा है? अनूप बरनवाल का एक केस है, अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ 2023। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल को सौंप देनी चाहिए। उस पैनल के अंदर कौन कौन होगा? प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये ऐसा कब तक ये पैनल सीईसी और ईसी को नियुक्त करेगा? जब तक संसद इस पर कोई कानून नहीं बना देती। मतलब ध्यान रखिएगा कि अभी क्या व्यवस्था है, अभी कौन अपॉइंट कर रहा है? राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति महोदया कर रही हैं, और वो किसके सलाह पर काम करती हैं? वो मंत्री परिषद की सलाह पर काम करती हैं, जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। तो चुनावी सुधारों के लिए स्वतंत्रता और निष्पक्षता लाने के लिए चुनाव आयोग की अपॉइंटमेंट में भी निष्पक्षता और स्वतंत्रता या फिर पारदर्शिता लाने की जरूरत है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अनूप बरनवाल के केस के अंदर सुधार सजेस्ट किया कि सिर्फ सरकार की अहमियत नहीं होनी चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में, इसमें आपको पैनल एक सजेस्ट किया उन्होंने, और पैनल के मेंबर होंगे कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है ये बात। और ये कब तक व्यवस्था रहेगी? ये तब तक व्यवस्था रहेगी जब तक नया कानून नहीं आ जाता संसद के द्वारा। और एक और चीज कि और क्या सुधार करने चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्तों या फिर चुनाव आयुक्त को लेकर? स्थायी और स्वतंत्र नियुक्ति का कानून आना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के लिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के सदस्यों के लिए निर्धारित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्ता होनी चाहिए। अभी क्या है कि दे वर्क ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, उनके लिए भी वित्तीय
स्वायत्ता होनी चाहिए और निर्धारित कार्यकाल होना चाहिए। और ये जरूरी क्यों है, इसको और समझना भी बहुत जरूरी है। बिना स्वतंत्रता के, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के, अभी आपको पता है कि 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर बिना स्वतंत्रता के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं और उठते रहेंगे, और साथ ही मतदाताओं का भरोसा भी टूटेगा। अब बात करते हैं, फर्जी वोटिंग पर सख्त रोक लगाने की बहुत जरूरत है। समस्या क्या है आप यहां पर समझिए। फर्जी वोटर, डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड और गलत मतदाता सुविधा हर चुनाव में पाई जाती है और उसके आरोप लगते रहते हैं, आपने देखा भी है। और आज की स्थिति के अंदर तो विपक्षी पार्टियां सड़क पर हैं इसको लेकर। वर्तमान में कानून क्या है हमारे पास? धारा 172 और 174 भारतीय न्याय संहिता 2023 की, जो चुनाव में प्रतिरूपण को एक अपराध मानती है और सजा के प्रावधान देती है। इसके अलावा धारा 31-32 किसकी? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की, गलत घोषणा और बीएलओ की लापरवाही पर दंड के प्रावधान करती है। हालांकि जो फर्जी वोटर का पूरा कानून है, मैंने उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी इस चैनल पर बनाया हुआ है, आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। पूरा 15-20 मिनट का बहुत डिटेल में उसको डिस्कस किया, आप चाहें तो देख सकते हैं। यहां पर मैंने आपको वर्तमान कानून की स्थिति बता दी। अब उसके अलावा आपको यह समझना चाहिए कि जरूरी हमें क्या सुधार करना है, इसके अंदर क्या चेंजेस हमको लेके आने चाहिए, ताकि फर्जी जो मतदाता वाला दिक्कत है वो खत्म हो जाए। पहला, आधार मतदाता आईडी लिंक होनी चाहिए और इसको मैंडेटरी करना चाहिए, बशर्ते जो गोपनीयता है, जो प्राइवेसी है, उसकी सुरक्षा के साथ। दूसरा, फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरा, आपराधिक और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए जो भी ऐसे अधिकारी संलिप्त मिलते हैं। और चौथा, ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षित वोटर डाटाबेस का इस्तेमाल होना चाहिए। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वोटर फ्रॉड या मतदाता फ्रॉड सिर्फ एक सीट को प्रभावित नहीं करता, यह पूरे शासन की वैधता पर भी सवाल खड़ा कर सकता है। अब बात करते हैं पांचवें चुनाव सुधार की, जो अभी हमें जरूरत है, वो है मुफ्तखोरी और घोषणा पत्रों में किए वादों पर नियंत्रण की। समस्या क्या है? चुनाव से पहले मुफ्त सामान बांटना मतदाताओं की पसंद को प्रभावित करता है। चुनावी घोषणा पत्र के अंदर पार्टियां कहती हैं 500 बिजली यूनिट फ्री देंगे, आपको 5 लाख लीटर पानी फ्री देंगे, टीवी देंगे, फ्रिज देंगे, पता नहीं क्या क्या देंगे। इससे क्या होता है, जब वो वोटर वोट करता है इलेक्शन में, तो उसकी पसंद प्रभावित होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य 2013। सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य 2013 सर्वोच्च न्यायालय। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुफ्तखोरी लोकतंत्र को बिगाड़ती है, लेकिन कानून बनाने का काम संसद का है और इस पर आज तक कोई भी कानून नहीं है। तो हमें क्या सुधार करने हैं इसमें? सबसे पहले कि जो मुफ्तखोरी है यानी कि फ्रीबीज है, उसकी स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए कानून के अंदर। दूसरा, चुनावों से पहले गैर जरूरी मुफ्तखोरी पर रोक लगानी चाहिए। और तीसरा, बजट में घोषित कल्याणकारी योजनाओं की अनुमति होनी चाहिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मुफ्तखोरी यानी कि फ्रीबीज जो हैं वो हमेशा बुरी नहीं होती, लेकिन समय और इरादा यह तय करता है कि शासन है या फिर मतदाताओं को रिश्वत दी जा रही है। इसी के साथ जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है और अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। ये जो 5 सुधार हैं, जो चुनावी सुधार हैं, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं, अपराधी उम्मीदवारों पर समय रखते रोक, फंडिंग पारदर्शिता, स्वतंत्र चुनाव आयोग, फर्जी वोटिंग पर रोक और मुफ्तखोरी नियंत्रण अब विकल्प नहीं है, यह अनिवार्यता है, जरूरी है बहुत। इनके बिना क्या हो जाएगा? अगर ये जो 5 सुधार नहीं हुए तो चुनाव की निष्पक्षता पर ऐसे ही सवाल उठते रहेंगे और लोकतंत्र पर जनता का भरोसा ऐसे ही घटता रहेगा। और तीसरा, शासन भी कमजोर होगा। और अगर ये चुनाव सुधार हो गए तो क्या बदलाव होगा? मतदाता का विश्वास बढ़ेगा जनतंत्र के अंदर, ईमानदार उम्मीदवार जो होंगे वो उभर कर आएंगे और भारत का लोकतंत्र और मजबूत होगा।
इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है, मगर सेशन के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपको क्या लगता है कि भारत के चुनावों में तुरंत चुनाव सुधार की आवश्यकता है? तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और भावी नेताओं तक जरूर पहुंचाइएगा और कमेंट में हमें बताइए कि अगर आप प्रभारी होते इन चुनाव सुधारों को करने के लिए तो आप इनमें से सबसे पहला कौन सा चुनावी सुधार करते। कानून के विद्यार्थी, न्यायिक परीक्षार्थी, याद रखिए कि यह सुधार सिर्फ राजनीति नहीं है बल्कि राष्ट्र के भविष्य के लिए संवैधानिक सुरक्षा कवच है। सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को ताकि आपको इस तरीके के विश्लेषण और मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।